नमस्कार दोस्तों। आज हम स्टैंडर्ड 10th के एक नए चैप्टर को लेकर आए हुए हैं। चैप्टर का नाम है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो जैसे कि ह्यूमन ह्यूमन आई और कलरफुल वर्ल्ड पढ़ने जा रहे हैं, तो उसके बारे में जाने की जैसे आई हुआ, तो जितने हमारे साइंटिफिक इन्वेंशन हुए हैं, वो साइंटिफिक इन्वेंशन जो होते हैं वो एक ना एक हमारे बॉडी ऑर्गन से रिलेटेड है। अगर मान लीजिए कि जहाँ हैमर की बात करें, तो हमारा हमारा जो ये फिस्ट है, मुट्ठी है, उससे हमारा किसका इन्वेंशन हुआ? हैमर का इन्वेंशन हुआ। हैमर मींस हथौड़ा। तो हथौड़ा ये जैसे है, तो इसके शेप का क्या आ गया? हथौड़ा का इन्वेंशन हुआ। तो जितना आपका साइंटिफिक इन्वेंशन हुआ है, साइंटिस्ट जो इन्वेंट किए हैं, वो हमारे बॉडी ऑर्गन से रिलेटेड है। अगर जहां बात करें, अगर व्हील का जो इन्वेंशन हुआ, किसके दिमाग में आकर ये हुआ? कौन सी बात आई होगी साइंटिस्ट के मन में कि हाँ भाई, हमें व्हील का इन्वेंशन करना हो? तो चलने के माध्यम से। तो जब हमको चलना रहा, तो हमने किसका इन्वेंशन कर दिया? तो हमने व्हील का इन्वेंशन कर दिया चलने के लिए। जब दिमाग में कुछ ऐसी बात आई जिसमें साइंटिस्ट सोचे कि भाई ये तो हो गया, चलना हो गया, किसी चीज को तोड़ना हो गया, लेकिन क्या अब हमारा मेन पार्ट जो होता है ब्रेन जो है, ब्रेन के जैसा कुछ हम बार बार भूल जाते हैं, उसको याद करने के लिए कुछ ऐसा चीज है क्या? तो उसके लिए भी किसी ने इन्वेंशन कर दिया कंप्यूटर का। तो हमारा ब्रेन के बदले में कंप्यूटर का इन्वेंशन कर दिया गया साइंटिस्ट के द्वारा। उसके बाद जैसे ही अब हमारे आंख से हम लोग क्या करते हैं? आंख एक तरह का क्या है, जो हमारा ह्यूमन आई हो है क्या? एक कैमरा की तरह एक्ट करता है। कैमरा भी क्या करता है? किसी चीज को क्या करता है? उसके इमेज को कैच कर लेता है और स्टोर कर लेता है ब्रेन के अंदर में। सेम वैसे ही कैमरा की तरह हमारा आई भी काम करता है। आई जो है, आई की तरह ही, आई किसकी तरह एक्ट करता है? आई जो है कैमरे की तरह एक्ट करता है। अब बात आ जाती है कि हमारा आई जो है क्या? आई जो है, आई के अंदर में क्या क्या पढ़ना है, तो आई का स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो ये हमारा ह्यूमन आई है। ये हमारा ह्यूमन आई है। ह्यूमन आई का ये पार्ट है जिसमें अलग अलग पार्ट्स आपको दिख रहे हैं। तो ये जो फ्रंट पार्ट आपको दिख रहा है, ये जो फ्रंट पार्ट जो दिख रहा है, ये फर्स्ट पार्ट। तो ये कौन सा पार्ट है? तो ये जो फ्रंट पार्ट है ना, इसको हम लोग कहते हैं क्या? कॉर्निया। जो आई का जो पहला पार्ट होता है, जिसको हम लोग टच करते हैं आंख पे, ऐसे अपने आई के ऊपर अगर उंगली टच करते हैं, तो पहला पार्ट कौन सा है? कौन सा है? कॉर्निया। और हमारा ये आई का जो डायमीटर है ना, वो डायमीटर 2.4। जो हमारे आई का जो डायमीटर है, वो हमारे आई का डायमीटर जो होता है 2.4 होता है। वो डायमीटर 2.4 होता है। जो ह्यूमन आई का यहां से यहां होता है, वो कितना सेंटीमीटर का होता है? 2.4 सेंटीमीटर का होता है। उसके बाद जो ह्यूमन आई का जो फ्रंट पार्ट होता है, जो पहला पार्ट जो जिसको आप टच करते हैं, उसको कहते हैं कॉर्निया। जो इसका फ्रंट पार्ट है, उसका नाम है कॉर्निया। कॉर्निया जो होता है क्या होता है? कॉर्निया जो होता है ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होता है। इसके आर पर आप देख सकते, मतलब कि लाइट जो है पास कर जाती है। तो ये कोई कहेगा कि कॉर्निया कैसा होता है, तो ये कॉर्निया सबसे ऊपर वाला ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होता है। कॉर्निया जो होता है, आई के ऊपर वाला ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होता है। तो कॉर्निया करता क्या है? कॉर्निया जो है ना, ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है, और ये बाहर की ओर ब्लॉगिंग किया होता है, यानी आउटवर्ड निकला होता है। दूसरा की कॉर्निया जो है वो क्या करता है भाई? मैक्सिमम रिफ्लेक्शन का काम करता है। कॉर्निया काम क्या करता है? मैक्सिमम रिफ्लेक्शन का काम करता है। और उसके बाद अगर बात करें, तो जैसे कि लाइट अगर आ रही है, पहली बार जो लाइट का जो इंसिडेंस होगा, वो कहाँ लाइट जो है इंसिडेंट होगी? वो कॉर्निया पे इंसिडेंट होगी, और इंसिडेंट होने के बाद ही वो आगे की ओर बढ़ेगी। तो कॉर्निया क्या करता है? रिफ्लेक्शन का पहला जो है वो सरफेस है। उसके बाद अगर बात करें, कॉर्निया के जस्ट बिहाइंड क्या होता है? कॉर्निया के जस्ट बिहाइंड ये वाला आइरिस होता है। ये होता कैसा है? तो आप जैसे सामने से अगर फ्रंट व्यू पे है, तो ये जो ब्लू कलर दिख रहा है, ये जो ब्लू कलर वाला दिख रहा है पार्ट, यही आइरिस है। बात समझ में आ रही? जो ब्लू कलर है वो आइरिस कहलाता है, और जो ब्लैक कलर जो दिख रहा है उसको हम प्यूपिल कहते हैं। तो भाई आइरिस का क्या रोल होता है? आइरिस के बारे में अगर जाने, तो आइरिस का पहले लोकेशन जो होता है वो कॉर्निया के पीछे होता है, और ये फ्लैशी होता है, यानी मांसल वाला पार्ट होता है ये। और जो आंख का मैक्सिमम जो कलर है, वो आइरिस ही डिसाइड करता है। अगर मान लो कि आपके आंख का कलर अगर ब्राउन है, तो वो किसके कारण पॉसिबल है? वो आइरिस के कारण। अब बात आ जाती है कि आइरिस तो हो गया, आइरिस के जस्ट बीच में, दोनों आइरिस हुआ, आइरिस के जस्ट बीच में क्या होता है? प्यूपिल होता है। प्यूपिल का काम क्या है भाई? ये जो मैक्सिमम जो लाइट है, जो भी आप इमेज देखते हो, लाइट जो है वो प्यूपिल से होकर ही पास करता है। ये जो ब्लैक पार्ट देख रहे हो, वही उसी को हम क्या कहते हैं? प्यूपिल कहते हैं। अब प्यूपिल जो है, यही लाइट का ओपनिंग है, इसी से लाइट जो है रेटिना तक पहुंचता है। तो प्यूपिल जो है ओपनिंग है, जो चेंजिंग डायमीटर एंड द सेंटर ऑफ द आइरिस। ये आइरिस का जो है ना, आइरिस क्या करता है? इसके डायमीटर को इंक्रीज और डिक्रीज करते रहता है। तो ये समझ गए ओपनिंग है। अब बात आ जाते हैं कि जो ह्यूमन आई है, उसमें जो आइरिस है, आइरिस का बारे में अगर मान ले कि आइरिस का मेन रोल क्या है, तो आइरिस के बारे में कहें तो आइरिस का दो मेन फंक्शन है। पहला, रेगुलेट करना अमाउंट ऑफ लाइट को, कितना लाइट अंदर जाना चाहिए,
कितना लाइट नहीं जाना चाहिए, ज्यादा लाइट जाना चाहिए या कम लाइट जाना। तो पहला रूल है रेगुलेशन करने का, यानी रेगुलेट करने का, लाइट कितना जाए कितना नहीं जाए आई के अंदर। दूसरा कि ये आंख के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आपके आई का कलर ब्लैक है, आपके आई का कलर ब्राउन है, तो उसका भी किससे डिसाइड होता है, वो आइरिस के कारण ही पॉसिबल होता है। अब जैसे कि देखिए यहाँ पे देखिए ये कलर कैसा है, ब्लू है, तो ये किसके कारण है, वो आइरिस के कारण। अब आइरिस जो है ना, ब्राइट लाइट, अगर ब्राइट लाइट में क्या होता है, आइरिस वो कंट्रैक्ट कर जाता है, ब्राइट लाइट में कंट्रैक्ट कर जाता है। कंट्रैक्ट का मतलब ये ब्राइट लाइट होगा तो ये छोटा हो जाएगा, आपका प्यूपिल छोटा हो जाएगा, आइरिस एक्सपेंड कर जाएगा कि ज्यादा लाइट नहीं जाए। और जब डिम लाइट होगा, अंधेरा होगा, उस समय क्या होगा, जो आइरिस जो होगा वो रिलैक्स कर जाएगा और उसका जो शेप है वो प्यूपिल का शेप वो बड़ा हो जाएगा। आइरिस क्या हो जाएगा, वो रिलैक्स, उस समय क्या होगा, जो आइरिस जो होगा वो रिलैक्स कर जाएगा और उसका जो शेप है वो प्यूपिल का शेप वो बड़ा हो जाएगा। आइरिस क्या हो जाएगा, वो रिलैक्स कर जाएगा, छोटा हो जाएगा और प्यूपिल जो है बड़ा हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा। अगर बात करें तो रेटिना क्या है भाई, एक तरह से वो एक स्क्रीन है। रेटिना क्या है, स्क्रीन है हमारे आंख का। अगर कोई कहेगा इमेज कहां बनता है, तो इसी स्क्रीन पे बनता है, रेटिना पे। उसके बाद अगर बात करें कि ये तो है, तो अब मान लीजिए कि यहाँ पे इमेज बनता है, तो इमेज कैसे, किस कलर का होता है, उसको जज करने के लिए दो हमारे सेल होते हैं, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जो रेटिना पे प्रेजेंट होते हैं। और वो सेल रिस्पॉन्सिबल है कि कोई कलर रेड है या ब्लू है, कैसे हम पता करेंगे। तो इसी रेटिना के अंदर में सेल्स होते हैं, उसको हम कहते हैं लाइट सेंसिटिव सेल। उसको कौन सा सेल कहते हैं, लाइट सेंसिटिव सेल। तो उस लाइट सेंसिटिव सेल के बारे में जान लेते हैं। दो तरह के लाइट सेंसिटिव सेल होते हैं, उनके शेप के आधार पे उनका नाम हुआ है। इस तरह के होते हैं, एक सेल होते हैं जो रॉड शेप के होते हैं, और दूसरा जो सेल होते हैं वो कोन शेप के होते हैं। देखिए ये कोन शेप के, इस तरह के, ये कोन शेप के। तो रॉड शेप और कोन शेप, ये जो सेल है, रॉड सेल और कोन सेल, जो रेटिना में दो सेल प्रेजेंट होते हैं, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, लाइट के कलर, डिफरेंट कलर के लिए, और दूसरा जो लाइट के ब्राइटनेस के लिए, ज्यादा डिम लाइट के लिए या ब्राइट लाइट के लिए। तो अगर दो सेल कहें, दोनों लाइट सेल, तो रॉड सेल और कोन सेल, तो दोनों क्या किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर रॉड सेल कहेंगे तो रॉड सेल जो है वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, यानी लाइट का इंटेंसिटी कितना है, ब्राइट लाइट है या डिम लाइट है। दूसरा अगर बात करें कोन सेल की बात करें, तो कोन सेल जो है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये जो है वो रिस्पॉन्सिबल फॉर परसेप्शन ऑफ कलर, यानी कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, किस तरह का कलर है, ब्लू है, रेड है, ग्रीन है, तो इसके लिए कौन सेल रिस्पॉन्सिबल है, अगर कलर के लिए तो कौन सेल रिस्पॉन्सिबल है। अब आ जाते हैं ऑप्टिक नर्व। ये नर्व है, ये यहाँ पे जो होता है ब्लाइंड स्पॉट है, यहाँ पे ना ब्लाइंड स्पॉट के पास ना आपका किसी तरह का लाइट सेंसिटिव सेल प्रेजेंट नहीं होते, यानी यहाँ पे ना रॉड सेल होता है ना कौन सेल होता है, जिसके कारण यहाँ पे हम कोई इमेज बन नहीं पाता। रेटिना पे तो इमेज बनता है, लेकिन ब्लाइंड स्पॉट पे अगर कोई क्वेश्चन पूछे क्यों इमेज नहीं बनता है, बिकॉज देयर इज नो लाइट सेंसिटिव सेल प्रेजेंट ऑन द ब्लाइंड स्पॉट, देयरफॉर देयर इज नो इमेज फॉर्म ऑन ब्लाइंड स्पॉट। तो ये तो क्लियर है। उसके बाद ऑप्टिक नर्व की बात करें, ऑप्टिक नर्व का काम क्या है, ये जो भी इमेज स्क्रीन पे, यानी लाइट स्क्रीन जो बना है आपका रेटिना स्क्रीन पे, उसको कैरी करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में और ब्रेन के पास वो लेके जाता है। तो ऑप्टिक नर्व का ये काम है। और देखिए ये आपका ये फ्रंट जो पार्ट है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं, और आई लेंस यानी आइरिस के बीच में एक लिक्विड भरा होता है, उस लिक्विड का नाम है एक्वस ह्यूमर, और एक आई लेंस और रेटिना के बीच में जो एक ह्यूमर भरा जाता है, जिसको विट्रस ह्यूमर कहते हैं। तो इस तरह से आप इमेज बना सकते हैं। ये सारा आप रे डायग्राम जान गए होंगे कि कहाँ कौन। और एक इसमें चीज, आई लेंस को पकड़ के कुछ मसल्स रखते हैं, उस मसल्स का नाम है सिलियरी मसल्स। उस मसल्स का नाम क्या है, सिलियरी मसल्स। क्या करता है, ये आई लेंस के कर्वेचर को चेंज करता है, यानी उसके साइज को अगर आपको दूर देखना होगा तो क्या करेगा, वो लेंस को स्ट्रेच करेगा फिर रिलैक्स करेगा। इसी के कारण से अगर मान लो कि सिलियरी मसल्स है ना, सिलियरी मसल्स, अगर इसको मान लो कि आप ज्यादा देर तक टीवी देखते हो, बीच में ब्रेक नहीं लेते हो, तो क्या होगा, आई लेंस का कर्वेचर इलोंगेट कर जाएगा, लंबा हो जाएगा, और लगातार इलोंगेशन से, चूंकि वो क्या है, एक तरह का इलास्टिक है, तो अपने शेप में ही रह जाता है, जिसके कारण हमको नजदीक का ऑब्जेक्ट नहीं देख पाते। अगर आप मोबाइल लेते हो तो इसका कर्वेचर कम कर जाएगा, जिससे आई लेंस छोटा हो जाता है, जिसके कारण हम लोग को दूर का नहीं दिख पाता, नजदीक का ही केवल दिख पाता है। तो इसलिए लगातार बीच में जब भी आप मोबाइल देखो तो आप क्या करो, बीच बीच में ब्रेक ले लिया करो, नहीं तो सिलियरी मसल्स आपके क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, या एक पोजीशन पे वो रिसाइज नहीं कर पाते अपने आप को, तो बीच में ब्रेक लेना जरूरी है। तो देखो ये जो है सिलियरी मसल्स, उसका मेन काम अगर कहे तो सिलियरी मसल्स चेंज थिकनेस ऑफ द आई लेंस
वाइल फोकसिंग, जब भी हम दूर के ऑब्जेक्ट देखते हैं या नजदीक का ऑब्जेक्ट देखते हैं तो फोकस करने के लिए फोकस करने में कौन हेल्प करता है? तो इस आई लेंस को फोकस करने में सिलियरी मसल से हेल्प करता है। तो बनाना हो तो ह्यूमन आई बनाते समय कैसे आप ह्यूमन आई स्ट्रक्चर करोगे? हमेशा ह्यूमन आई बनाने के लिए आता है, तो उसके लिए क्या करो, आप क्या करो, स्केल लो, स्केल से सर्कल बनाओ। इस तरह से पहले सर्कल बनाओ, सर्कल बनाकर इस तरह से सर्कल बनाने के बाद यहाँ पे क्या करो, यहां से यहां पे एक और यानी सेमी सर्कल बनाओ। उसके बाद यहाँ पे 2 लाइन ड्रॉ करो। उसके बाद क्या करो, इस तरह से यहाँ पे लेंस ले लो, फिर क्या करो, सिलियरी मसल्स बना दो। उसके बाद क्या करो, यहाँ से इसको ज्वाइन कर दो। उसके बाद यहाँ से ऑप्टिक नर्व और रेटिना बना दो। ये रेटिना नीचे और ऊपर दोनों तरफ बना दो। उसके बाद यहाँ पे ऊपर में कॉर्निया बना दो। उसके बाद कॉर्निया के बाद आपको क्या बनाना है, यहाँ से आपको नर्व सेल बना देने हैं। बनाने के बाद आपका अलग अलग कलर से इसको कलर कर दो। सारा चीज आप प्यूपिल, ये सारा चीज जो भी आई लेंस, ये सारा इमेज बनकर तैयार हो जाएगा। इस तरह से आप रे डायग्राम आप बना सकते हैं जब आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो प्यूपिल का काम क्या है? रेगुलेट अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। उसके बाद ऑप्टिक नर्व का काम क्या है? कन्वेज द कैरीज इंफॉर्मेशन, रेटिना के पास से इमेज को ब्रेन तक ले जाना। उसके बाद कॉर्निया का काम क्या है? कॉर्निया जो है हमारा आउटवर्ड की ओर निकला, बाहर की ओर निकला रहता है और मैक्सिमम रिफ्रैक्शन में यह हेल्प करता है। चौथा आपका क्या है? कोन सेल। कोन सेल का काम क्या है भाई? कलर देना, कलर ऑफ द इमेज का कलर देना, ये इसका काम है। आइरिस का काम क्या है? आइरिस का काम है इम्पार्ट कलर, ह्यूमन आई के कलर को कलर देना। उसके बाद आई लेंस का काम क्या है भाई? तो ये जो होता है ना, लाइट को कन्वर्स करता है। आई लेंस का क्या करता है? कन्वर्स करता है। रॉड सेल क्या करता है भाई? रॉड सेल जो है ना, वो ब्राइटनेस यानी इंटेंसिटी ऑफ लाइट को देता है। तो इतना पढ़ लिए। अब हम लोग आ जाते हैं अगले टॉपिक। पावर ऑफ एकोमोडेशन होता क्या है? पावर ऑफ एकोमोडेशन आई लेंस का वह कैपेसिटी जिससे वो रेटिना पे अपना इमेज बना लेता है। जब रेटिना पे वो सही इमेज बना लेता है तो उस आई लेंस के इस कैपेसिटी को हम लोग पावर ऑफ एकोमोडेशन कहते हैं। जैसे कि हम मान लीजिए कि ये आपका ह्यूमन आई है, ह्यूमन आई है ये, और ह्यूमन आई में ये सिलियरी मसल्स है। सिलियरी मसल्स मान लीजिए कि ये दूर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और सिलियरी मसल्स उस ऑब्जेक्ट का इमेज जो है ना रेटिना पे बनाना चाहता है। तो क्या करेगा, रेटिना पे इमेज बनाने के लिए आई लेंस को क्या करेगा, इस कन्वर्जेंस है जो आगे की ओर हो रहा है, तो ये क्या करेगा, लाइट को कन्वर्स एक्चुअली आपका कहां बने, रेटिना पे बने। तो सिलियरी मसल्स क्या करेगा, आई लेंस को क्या करेगा, दोनों तरफ से स्ट्रेच करेगा, जिससे क्या होगा, फोकल लेंथ इसका इंक्रीज कर जाएगा। इंक्रीज करने से रेटिना पे इमेज बन जाएगा। तो ये कैपेसिटी कहलाता है पावर ऑफ एकोमोडेशन। कैपेसिटी ऑफ द लेंस टू चेंज इट्स फोकल लेंथ एज पर नीड इज कॉल्ड पावर ऑफ एकोमोडेशन। तो ये तो आप बात समझ में आ रहा। मान लो कि अगर कोई ऑब्जेक्ट नजदीक है, अगर मान लो कि ये ऑब्जेक्ट नजदीक में है और इसका इमेज रेटिना पे बनाना चाह रहा है, तो इसमें क्या होगा, इस फोकल लेंथ को डिक्रीज करेगा। क्या करेगा, इसके फोकल सिलियरी मसल्स इसके फोकल लेंथ को डिक्रीज करेगा। डिक्रीज करने से रेटिना पे इमेज बन जाएगा। तो यही चीज आपको जानना है कि जब भी जैसे ही ऑब्जेक्ट लेंस को क्या करेगी, कंट्रैक्ट करेगी, जब देखना है तो जो लेंस है वो राउंड हो जाएगा, उसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा और रेटिना पे इमेज। अब बात आ रही है कि आपका जो ह्यूमन आई, नॉर्मल ह्यूमन आई का है, तो नॉर्मल ह्यूमन आई कहां तक इमेज बनाता है। तो ह्यूमन आई जो है ना, उसका जो नियर पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर होता है। मतलब कि अगर मान लो नियर पॉइंट उसको कहते हैं, वैसा पॉइंट जहां तक आप क्लियरली विदाउट आई के स्ट्रेस के अगर कोई ऑब्जेक्ट क्लियरली देख पाते हो, किसी चीज को अच्छी तरह से समझ पाते हो, तो उसको कहते हैं कि वो नियर पॉइंट है। तो ह्यूमन आई का, नॉर्मल ह्यूमन आई का है, तो उसका नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर होता है। तो कहा जाए कि मिनिमम डिस्टेंस फॉर एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ नॉर्मल आई at which it clearly visible without stress on the eye is called minimum distance or distinct vision। अब इसमें कहा जाए कि नियर पॉइंट जो होता है नॉर्मल ह्यूमन आई का, वो 25 सेंटीमीटर होता है। अब बात आ रही है, ये तो हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं आई डिफेक्ट। आई डिफेक्ट का मतलब हुआ, या डिफेक्ट ऑफ आई, दृष्टि दोष, आंख के दोष। आंख में कुछ दोष होते हैं, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, दृष्टि दोष। दृष्टि दोष, दृष्टि दोष, आई मींस आंख के दोष, आंख के डिफेक्ट मींस, तो आंख के मेनली आपको अगर स्टैंडर्ड 10th में कहा जाए 3 डिफेक्ट ही ज्यादातर, ऐसे आपको स्टैंडर्ड 1 में पढ़ा दिया गया है। तो अगर आई डिफेक्ट कहा जाए, तो आई डिफेक्ट कहा जाए, तो आई डिफेक्ट मेनली आपको स्टैंडर्ड 10th में जो है 3 डिफेक्ट्स पढ़ने हैं। तो तीनों डिफेक्ट को हम बारी बारी करके देखते हैं। पहला जो डिफेक्ट है, और आई में डिफेक्ट होता किस कारण से है, उसको भी हम जानेंगे। तो आई डिफेक्ट के बारे में बात है, दृष्टि दोष।
दृष्टि दोष, आंख के दोष को हम लोग क्या कहते हैं, दृष्टि दोष, आंख के दोष, दृष्टि मीन्स आंख। तो नॉर्मल आई जो है ना भाई, नॉर्मल आई है माने एक हेल्दी ह्यूमन का वो इसी तरह का होता है, और इस तरह का होता है कि मतलब दूर को भी वो अच्छी तरह से क्लियरली देख पाता है और नजदीक। इसमें जो भी रे ऑफ लाइट जाती है वो लगभग रेटिना पे आके फॉल करती है, जो भी रे ऑफ लाइट आती है यानी ये रिफ्रैक्ट करती है वो सीधा रेटिना पे इमेज बनाती है। लेकिन जब उसमें डिफेक्ट आ जाती है तो या तो ये रेटिना के आगे इमेज बनाती है या तो पीछे बनाती है। अगर मान लो किसी तरह का दोष आ जाता है, किसी तरह का दोष आ जाता है तो यही जो इमेज यहाँ पे ना बन के यहाँ पे या रेटिना के पीछे इमेज बनाती है, तो इसी दोष को हम लोग डिफेक्ट ऑफ विजन कहते हैं। तो हमको मेन जो है ना डिफेक्ट ऑफ विजन रेटिना पे इमेज न बनने के कारण होते हैं। तो अगर बात करें तो पहला तो है मायोपिया, जो पहला डिफेक्ट ऑफ विजन है उसका नाम है मायोपिया। तो उस दोनों डिफेक्ट को हम जानेंगे। पहला मायोपिया, मायोपिया आई डिफेक्ट में कहें तो पहला जो हो गया वो मायोपिया, अगर दूसरा कहें तो हाइपरमेट्रोपिया जिसको हम फार साइटेडनेस, मायोपिया जिसको हम नियर साइटेडनेस, नियर वाला ऑब्जेक्ट दिखेगा, नियर वाला को हम विजिबल करेंगे, क्लियरली विजिबल, नियर ऑब्जेक्ट को क्लियरली विजिबल करेंगे। इसमें फार ऑब्जेक्ट माने दूर स्थित ऑब्जेक्ट को क्लियर देखेंगे, फार ऑब्जेक्ट जो है उसको हम क्लियरली देख पाएंगे हाइपरमेट्रोपिया में। तो ये दोनों हम जानेंगे दोनों डिफेक्ट ऑफ विजन को। तो पहले आ जाते हैं मायोपिया के बारे में। मायोपिया को हम नियर साइटेडनेस भी कहते हैं, निकट दृष्टि दोष। इसमें क्या होता है, नजदीक का ऑब्जेक्ट दिखता है, दूर का ऑब्जेक्ट नहीं दिख पाता है। नजदीक का ऑब्जेक्ट वो क्लियरली देख पाता है, यानी पेपर वो पढ़ पाएंगे, लेकिन अगर स्कूल बस जा रही है तो उसका नाम को क्लियरली नहीं पढ़ पाएंगे। इस तरह के आपके बोर्ड में भी क्वेश्चन आते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट डिफेक्ट ऑफ विजन से, इस डिफेक्ट ऑफ विजन से किस डिफेक्ट, तो अगर पेपर में इस तरह से क्वेश्चन आते हैं कि अगर कोई आदमी जो है पेपर को अच्छी तरह से रीड कर पाता है और स्कूल बस का नेम को अच्छी तरह से रीड नहीं कर पाता है, तो वो पर्सन जो है किस डिफेक्ट से इन्फेक्टेड है, तो वो कौन सा डिफेक्ट हो जाएगा भाई, वो आपका नियर साइटेडनेस हो जाएगा। कौन सा, नियर साइटेडनेस, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मायोपिया। मायोपिया में ऑब्जेक्ट जो है नजदीक का ऑब्जेक्ट को क्लियरली विजिबल होता है, पेपर बढ़िया से पढ़ पाता है, लेकिन दूर वाले ऑब्जेक्ट को क्लियरली वो देख नहीं पाता है। तो मान लीजिए ये ह्यूमन आई है, ह्यूमन आई जो है पेपर को क्लियरली वो पढ़ पाता है, लेकिन नियर बाई ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाता है, लेकिन दूर वाले ऑब्जेक्ट को वो नहीं देख पाता है। तो इस दोष में हम देख लेते हैं, क्लियरली वो पढ़ पा रहा है नजदीक ऑब्जेक्ट को, लेकिन दूर वाला ऑब्जेक्ट जो है उसको धुंधला दिखता है। नॉर्मल आई में क्या होता है, अगर मान लीजिए कि अगर किसी को मायोपिया हुआ है, अगर मान ले नॉर्मल आई इमेज बना रहा है, रेटिना पे हमेशा याद रखिएगा इन्वर्टेड इमेज बनता है, रियल और इन्वर्टेड। तो नॉर्मल आई है जिसका इमेज रेटिना पे बन रहा है, लेकिन जिसको मायोपिया है, मायोपिक आई, डिफेक्टेड आई, उसका दिस डिफेक्ट जो होता है ना वो आई बॉल के इलोंगेशन से होता है। आई बॉल जो होता है ना, ये आई बॉल वो इलोंगेट कर जाता है, थोड़ा सा लंबा हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, आई बॉल इलोंगेट कर गया तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। आई बॉल तो इलोंगेट करने से क्या होगा, फोकल लेंथ इंक्रीज कर जाएगा, जिससे उसका इमेज जो है ना रेटिना के आगे बनेगा। तो मायोपिक आई जो इस डिफेक्ट में क्या होता है, जो भी आदमी है जो दूर का ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट का जो इमेज है ना वो रेटिना पे नहीं बन के रेटिना से जस्ट आगे बन रहा है, रेटिना पे उसका इमेज धुंधला आ रहा है। तो समझ लीजिए कि दूर के ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख पा रहा है इन फ्रंट ऑफ रेटिना। और किस कारण से होता है, जो ये मायोपिक आई है, ये आई बॉल के इलोंगेशन से, आई बॉल इलोंगेट कर जाता है, यानी जिससे फोकल लेंथ क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। आप फोकल लेंथ इंक्रीज करने से ये रेटिना के बाद आगे ना इसका इमेज बनने लगता है। तो ये समझ गए। अब करेक्शन क्या करते हैं इसमें ना, ये डाइवर्जिंग लेंस यूज करते हैं इसको, यानी कनकेव लेंस। अगर मायोपिया जो है ना उसको करेक्शन करने के लिए हम लोग कौन सा लेंस यूज करते हैं भाई, कनकेव लेंस। ये कौन सा लेंस कहते हैं, बीच में आपका ये थिन होता है और एज पे जो होता है ना ठीक होता है। तो मायोपिया के बारे में क्या समझे भाई, कि नजदीक का ऑब्जेक्ट जो है वो क्लियर देख पाता है, और फार ऑब्जेक्ट यानी दूर का ऑब्जेक्ट जो है वो अनक्लियर होता है, उसको क्लियर नहीं देख पाते हैं। नजदीक का ऑब्जेक्ट क्लियर देख पाता है, दूर का ऑब्जेक्ट को क्लियर नहीं देख पाता है। उसको दूर करने के लिए कौन सा लेंस यूज किया जाता है भाई, उसको दूर करने के लिए यानी करेक्शन करने के लिए कनकेव लेंस का यूज किया जाता है। इसका रीजन क्या है, क्यों भाई ये डिफेक्ट होता है, तो इसमें क्या होता है, रेटिना के इन फ्रंट ऑफ इमेज बनने लगता है, और इसको ये डिफेक्ट में क्या होता है, इलोंगेशन ऑफ आई बॉल हो जाता है,
और कर्वेचर जो होता है कॉर्निया का, आई लेंस का, वो ज्यादा हो जाता है। आई लेंस का जो कर्वेचर होता है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण वो रेटिना के आगे इमेज बनने लगता है। क्लियर? तो मायोपिक आई में क्या होता है, इमेज आप जब भी एग्जाम में बनाओ तो एक मायोपिक आई, नॉर्मल आई, मायोपिक आई और उसके बाद लेंस का यूज करके, यानी तीनों आपको इमेज बनाना है। एग्जाम में बनाना है मायोपिक आई का, मायोपिक आई का, जब भी आप मायोपिक आई का बनाओ इमेज, तो आप एक नॉर्मल आई का इमेज बन रहा है नजदीक के ऑब्जेक्ट का, दूर के ऑब्जेक्ट का नहीं बन रहा है। हमने करेक्शन किया और दूर के ऑब्जेक्ट का इमेज हमने रेटिना पे बनाकर दिखला दिया। तो आप ये तीनों इमेज ना आप एग्जाम में बनाओगे जब आपसे मायोपिया पूछा जाएगा। ठीक है, तो मायोपिया में हम समझ गए कि नजदीक का ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है, दूर का ऑब्जेक्ट का इमेज नहीं बनता है, रेटिना के आगे इमेज बनता है। इसको करेक्शन करने के लिए आपको कनकेव लेंस का यूज करते हैं, करके हम इमेज बनाते हैं। क्लियर? अब आ जाते हैं हाइपरमेट्रोपिया, जिसको हम फार साइटेडनेस भी कहते हैं। तो हाइपरमेट्रोपिया में नॉर्मल आई कैसा होता है और उसका करेक्शन कैसे करते हैं। तो अगर कहें तो फार ऑब्जेक्ट जो है उसका इमेज जो है फार ऑब्जेक्ट का वो बनेगा, जो नजदीक ऑब्जेक्ट है वो इमेज नहीं बनेगा। और उसको दूर करने के लिए आपको कन्वेक्स लेंस का यूज करना पड़ेगा। कन्वेक्स लेंस जब यूज करेंगे तो उसका इमेज जो है ना आपका रेटिना पे बनेगा और क्लियर बनेगा। तो याद रखना है कि हाइपरमेट्रोपिक आई में, जिसको हम फार साइटेडनेस कहते हैं, फार ऑब्जेक्ट होता है उसका क्लियर दिखता है, नियर ऑब्जेक्ट में अनक्लियर होता है। और इसमें क्यों होता है, इसका रीजन क्या होता है, आई बॉल जो होता है फ्लैटेंड होता है, यानी चपटा जैसा हो जाता है। कर्वेचर जो होता है जब चपटा हो जाएगा तो कर्वेचर कॉर्निया का जो होता है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाए, यानी छोटा हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है। उसको कन्वेक्शन करने के लिए कन्वेक्स लेंस। तो याद रखेंगे कि इसमें क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट जो होता है उसका लाइट जो है कन्वर्स करता है, कहाँ कन्वर्स कर रहा है, बिहाइंड द रेटिना। इसमें क्या होता है, रेटिना के पीछे इमेज बन पाता है। तो इतना क्लियर हो गया। तो अब आ जाते हैं प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया में क्या होता है, प्रेस बायोपिया होता है जिसको ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, किसी में ये दोनों दोस्त प्रेजेंट हो जाते हैं। तो हाइपरमेट्रोपिया के बारे में क्या जानते हैं कि फार ऑब्जेक्ट जो क्लियर दिख पाता है, नजदीक का ऑब्जेक्ट होता है अनक्लियर होता है। और ओल्ड एज में जो होता है ना, लगभग ज्यादा 40 साल के बाद ये दिखने होता है। मसल जो होता है, सिलियरी मसल्स, वो लेंस को एडजस्ट नहीं कर पाते, वो कैपेसिटी खो जाती है। हो गया, सम पीपल डेवलप्स कॉम्बिनेशन ऑफ मायोपिया एंड प्रेस बायोपिया, दोनों दोष हो जाता है। तो इसको दूर करने के लिए उनको बाईफोकल लेंस का यूज करते हैं। यानी आप दादाजी के चश्मे में देखे होंगे, बाईफोकल लेंस का यूज करते हैं, जिसमें नीचे में ना कन्वेक्स लेंस यूज किया जाता है और ऊपर में ये जो होता है ना कॉनकेव यूज किया जाता है। इससे क्या होगा, उनको जो अगर मान लो कि उनके पास दोनों अगर मायोपिया भी है तो उससे क्या कर लेंगे, अगर इस कनकेव मिरर का यूज करके देख लेंगे, उसको दूर कर लेंगे। अगर मान लो जी कि उनको हाइपरमेट्रोपिया है तो कन्वेक्स लेंस का यूज। आशा करते हैं कि आप लोग इस चैप्टर को समझ गए होंगे, और समझ गए हैं तो आप लाइक शेयर करना भूले नहीं। और जैसे ही ये चैप्टर आया है, अगला वीडियो के